अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। दिसंबर का महीना तहरीक इंसाफ के लिए खुशियों से भरपूर साबित हुआ। 9 मई के बाद से जेर एताब तहरीक इंसाफ को इस महीने पहले साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मिली। सजाए मौत जैसी शकूक व शुबहात का खात्मा हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बरखिलाफ इंतखाबी निशान बहाल होने की खबर मिली। शाह महमूद कुरैशी की 12 केसेस में गिरफ्तारी के बावजूद जिस्मानी रिमांड की बजाय उनका जुडिशल रिमांड होना, जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद होना, कल ही खतीजा शाह की रिहाई और आज बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई से इंतखाबी मामलात पर सलाह मशवरे की इजाज़त मिलना वो खबरें हैं जो इन हालात में ठंडी हवा का झोंका है। और यही अच्छी खबरें तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन को एक आंख नहीं भारी। ये जमातें इन खबरों पर तिलमिला रही हैं और तनकीदी नश्तर बरसा रही हैं। तहरीक इंसाफ को ताज़ा तरीन रिलीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मिला, जहां जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से इंतखाबी मामलात पर बातचीत करने की इजाज़त हुक्म दिया कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराई जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। इंतखाबात में निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। साबिक और मौजूदा चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत में मुखालिफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से दरखास्त के काबिल समात होने की मुखालिफत करने पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी आप अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? अदालतों की जानिब से ऐसे रिमार्क्स नाहमवार इंतखाबी माहौल पर सख्त सवालात उठाना ही दीगर जमातों को खटक रहा है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ से दीगर सियासी जमातें एक बार फिर अदलिया पर उंगलियां उठा रही हैं। बज़ाहिर इस बार निशाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं है, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट है, जिस पर तनकीद का आगाज़ मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया, जिसके बाद एक रहनुमा ने अपनी तोपों का रुख इसी सूबाई अदालत की तरफ मोड़। मौलाना फजलुर रहमान ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि पेशावर हाई कोर्ट के एक ही जज तहरीक इंसाफ के केसेस सुन रहे हैं और उसी जज के रिश्तेदार तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह कल साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी कराची में खिताब करते हुए इसी तरह के इल्ज़ामात दोहराए। केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़े हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते। जिस जज साहब ने फैसला दिया है, पहले तो ये देखना है कि यही जज पीटीआई की हुकूमत में एडिशनल एडवोकेट जनरल उनका रहा है और पिछले इलेक्शन में इसका एक कजन जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था और अभी ये जब जज है तो उसका दूसरा कजन जो है वो हमारे इलाके में इलेक्शन लड़ रहा है। अब जो इस तरीके से पीटीआई के पार्टी का एक हिस्सा नजर आते हैं, बराह रास्त न सही बिलवास्ता सही खानदानी लिहाज, उनसे हम क्या तवक्को रखें कि वो इस किस्म के फैसले किस बुनियाद पर कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पेशावर हाई कोर्ट पर इल्जामात की बौछार होना शुरू हो गई। इसके बाद मरियम नवाज ने अपने बयान में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद की और कहा कि पेशावर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। जाली और फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को हलाल करार दे दिया गया। फैसला इलेक्शन नहीं सिलेक्शन की जीत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने कहा कि इंतखाबी निशान की बैसाखियों से लूली लंगड़ी पार्टी को दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बज़ाहिर हुदूद से तजावुज़ और अवामी उमंगों के बरक्स है। राना सनाउल्लाह ने एक बयान में अदालती फैसले पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन पर हमला और प्री पोल रिगिंग है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मजीद कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शंस एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह रात गए एहसन इकबाल ने एक TV प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे इंतखाबी अमल को रोकने की कोशिश की और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को नीचा दिखा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि दोबारा से इलेक्शंस की जगह सिलेक्शन से काम चलाया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने आज एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदलिया पर सख्त तनकीद की और कागजात भी लहराए। उनका कहना था कि पिछले एक हफ्ते से लाडलाइज्म की एक नई टर्म इस्तेमाल की जा रही है, आइन से दुश्मनी की जा रही है और दोस्तियां निभाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने कुछ कागजात और तस्वीर भी लहराई और तासुर देने की कोशिश की कि फैसले वाले जज के कुछ जाती मफादात थे। किसी एक सूबे की हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है पूरे इलेक्शन कमीशन का फुल कमीशन के फैसले को पूरे पाकिस्तान में मुअत्तल कर दे। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाया हो, आपके कजन पीटीआई से इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार हो, बकायदा पीटीआई के मेंबर्स हो और आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस सुने। इस दफा
अगर इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन नहीं हुआ और पिछली दफा की तरह सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन हुआ तो किसी तौर पर सिंध के शहरी इलाकों की आवाम इसको कबूल नहीं करे। मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें शतोमत से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आने पर तनकीद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फैसला सुनाने वाले जज की रिश्तेदारियां तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, जिनके सबूत उनके पास है। लेकिन यह सवाल यह है कि अगर उनके पास सबूत है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय इसे कोर्ट ऑफ लॉ में क्यों चैलेंज नहीं कर रहे हैं? अगर ये सबूत वाकई नाकाबिले तरदीद है तो इन्हें अदालतों में ले जाने की बजाय किसी भी जज या अदलिया की किरदार कुशी क्यों की जा रही है? मुस्लिम लीग नून माजी में भी जज अरशद मलिक की एक मुबैना ऑडियो और वीडियो को लेकर एक भरपूर मुहिम चला चुकी है, जिसे दबाव और रिलीफ लेने के लिए इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन जब इसे अदालत में पेश करने और सच साबित करने का वक्त आया तो इस वीडियो से बैक ऑफ कर गई। सिरे से दरखास्त ही वापस ले ली गई। अदलिया की किरदार कुशी की हालिया मुहिम पर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर अली खान ने साथी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बल्ले का निशान लेने का मकसद है कि पीटीआई शफाफ इंतखाबात में सामने ना आ सके। दीगर जमातों के सियासी रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए फैसला आता है तो कानूनी रास्ता अपनाने की बजाय ये तनकीद करता है। जिस तरीके से हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जब भी कोई डिसीजन आ जाए तो बजाय इसके कि उसको फेस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए, ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। इस वक्त बानी रहनुमा तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अकबर एस बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अकबर साहब, सबसे पहले तो कितनी मुज़क्किर खेज बात है कि पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला आया, एक स्टे ऑर्डर आ गया, अब बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस हो गया। अब इस सारे फैसले पर तनकीद तो बज़ाहिर उसको करनी चाहिए थी जो मुतासरा फरीक है, यानी आप है या आपके साथ वो लोग जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास गए थे। अभी तक आपकी तरफ से उस तरह की ना तो तनकीद हुई, ना ही आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर गए, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से तनकीद हो रही है और जजेस की किरदार कुशी की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपने बजा फरमाया। देखिए, हमें अपने इदारों पे तनकीद जो है वो बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। और जिस तरह आपने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन के बाद हम एक फ़रीक थे और ज़ाहिर हम सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और ज़ाहिर हम ये हक़ रखते हैं कि इसको चैलेंज करें जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, और इंशाल्लाह हम उसको चैलेंज करेंगे भी। लेकिन ये है कि ये जो आप हमेशा सोचिए कि ये रूट कॉज क्या है इस कन्फ्यूजन का। एक पार्टी दूसरे पे जब उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है वो हदें पार कर जाती है, जब इनके ख़िलाफ़ होता है तो वो हदें पार कर जाती है। इसकी रूट कॉज आज के माहौल में ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। उस आइनी इदारे के जो इख्तियारात हैं वो बड़े वाज़ेह हैं और बड़े वसी हैं। उन इख्तियारात का एहतराम करना सबका फ़र्ज़ है, ना सिर्फ फ़रीक़ैन का बल्कि हमारी अदालतों का भी फ़र्ज़ है कि वो इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत करे, ना कि उनके हाथ को पाबंद करे और पाबंदी करे। जिस तरह हमारे हमसाय मुल्क में होता है कि जब इलेक्शन स्केड्यूल का अनाउंस हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो भी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात और फैसलों पे मुदाखलत नहीं करती। उसकी वजह यह कि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना मजबूत ना हो जाए कि वो अपने फैसले नाफिज करे, खासकर इलेक्शन के दौरान, और उसके फैसले अगर आप चैलेंज करने लगे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अकबर साहब, यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ है। पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो शुरू दिन से ही एक पॉलिटिकल पार्टी को खासे एतराजात है। और फिर आपने देखा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने 2 एलामिये जारी कर दिए जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया, और ये सब कुछ भी उसके बाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 8 फरवरी से मुताल्लिक। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम एक पॉलिटिकल पार्टी और सर्टन लोग जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं समझते कि इनकी मौजूदगी में फेयर इलेक्शंस हो सकते हैं। दूसरा सर सादा सवाल ये कि मुतासरा फरीक आप थे, आपको इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज करना चाहिए पेशावर हाई कोर्ट के डिसीजन को, या फिर इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना चाहिए कि इससे ये तो तासुर मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन फरीक बन गया इस सारे मामले में? नहीं, हरगिज नहीं। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है जो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से दिया 22 दिसंबर को। उन्होंने अपना फैसला 5 जो उनके मेंबरान हैं बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूनानिमस फैसला दिया, और ये मामला 1.5-2 साल से चल रहा था। 23 नवंबर को एक फैसला आया, दोबारा मौका दिया, फिर फैसला आया।
तो ये इलेक्शन कमीशन की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो अपने फैसले का दिफा करे। वो क्यों? क्योंकि उस इदारे की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। उन्होंने एक सोच समझ के कानून के मुताबिक फैसला दिया। हम उसमें फरीक बने जब हमने देखा कि पार्टी का जो बल्ला निशान है और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये टोटल फ्रॉड हुए हैं। हम सबूत के साथ इलेक्शन कमीशन के पास गए। देखिए, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखता हूं, फिर आप व्यूज को फैसला करने दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जब ये फैसला आया, उससे पहले जब ये 23 नवंबर का, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट में गई और उन्होंने इस्तदा की एक डबल बेंच के सामने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रोका जाए कि वो अपना इंट्रा पार्टी के हवाले से जो हेयरिंग्स हो रही है उस पर फैसला ना सुनाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि आप 21 दिसंबर तक फैसला ना सुनाए। 21 दिसंबर को अचानक पीटीआई ने पैंतरा बदला। उनको समझ आई कि ये तो शायद वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उन्होंने एक और सदा कर दी कि जी इसका फौरन फैसला किया जाए। तो जो हाईकोर्ट थी पेशावर, उन्होंने कहा कि आप 24 घंटे के अंदर फैसला ऐलान करें। अगर मैं इलेक्शन कमीशन होता, मैं उसी वक्त इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता। वो इसलिए कि एक आईनी इदारे पे आप टाइम की कदगन पाबंदी नहीं लगा सकते। वो इसलिए कि अप्रैल 2022 में फॉरेन फंडिंग केस में सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑनरेबल मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फैसला दिया। तो अकबर साहब देखिए ना, मेरा सवाल यही है ना सर कि पेशावर हाई कोर्ट के डिसीजन से जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो तो आप हुए, लेकिन इसके बावजूद आप कोर्ट ऑफ लॉ में अभी तक नहीं गए। इसकी क्या वजह है सर? नहीं, हम तो जाएंगे। देखिए, हम तो जाहिर है कि हम तो इसके, लेकिन मेन फरीक जो है, क्योंकि फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का था, उस फैसले को उन्होंने स्टे किया। और फिर जो उस फैसले से मुतासिर तो आप हुए ना अकबर साहब। आपको हैरानी होगी कि अभी आपको हैरानी होगी, अभी तक हमें नोटिस भी नहीं मिला। हमें नोटिस भी अभी तक नहीं मिला पेशावर हाई कोर्ट से। हम तो देखिए ना, हमें नोटिस मिलेगा, हम फिर जाएंगे और जब उन्होंने अप्रोप्रिएट टाइम है उस पर करेंगे और हम अपील भी करेंगे। लेकिन जाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हम मजीद कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहते। राइट टू अपील तो है आपके पास। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं सर, मैं तो ये कह रहा हूं सर कि इलेक्शन कमीशन पहले जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन का चौथे रोज सोच विचार करेंगे। लेकिन रेहान, देखिए, मैं आपको बात जो कर रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पेशावर हाई कोर्ट का जब 21 तारीख को अचानक पीटीआई ने कहा जी कि फौरन फैसला का ऐलान करें, जबकि 21 तारीख उनके कहने पे फैसला रोका गया था। उन्होंने 24 घंटे की लिमिट लगा दी। मैंने आपको बताया ना कि मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस साहब ने फैसला दिया अप्रैल में, 30 दिन की कतगन लगाई कि फॉरेन फंडिंग केस जो 7 साल से चल रहा था उस वक्त, फैसला दे। डबल बेंच ऑनरेबल जस्टिस अतर बिनिल्ला और एक और जज साहब, उन्होंने वो 30 दिन की कतगन खत्म की। उन्होंने कहा ये आईनी इदारा है, आप इस पर टाइम लिमिट नहीं कर सकते। मेरे नजदीक उस वक्त इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करना चाहिए था कि कैसे आप टाइम की पाबंदी लगा रहे हैं। देखिए, ये जो आपने अकबर साहब देखिए मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर। ठीक अब मेरा सवाल सर ये है सर, इलेक्शन कमीशन लेट से पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चला जाता है, जैसी कि खबर आज सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया पेशावर हाई कोर्ट में ही जाएंगे वो इस फैसले के खिलाफ, और पेशावर हाई कोर्ट का डबल बेंच या 2 रुकनी बेंच ये कह देता है इलेक्शन कमीशन से कि आप एक पार्टी की तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या पोस्टमार्टम कर रहे हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे, आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी जरा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की डिटेल ले आए, तो फिर क्या होगा? क्या सबसे निशानात वापस ले लिए जाएंगे? अगर एक फ्रॉडुलेंट होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है दूसरे पे। तो हमने तो ये कहा था कि ये कानून तमाम सियासी जमातों पे लागू किया जाए। लेकिन ये दलील देना, ये इसी तरह जैसा फॉरेन फंडिंग केस में ये दलील देते थे कि जी मैंने कत्ल किया है लेकिन 9 और कातिल जो हैं वो आजाद फिर रहे हैं, जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे मुझ पे कानून नहीं लागू कर सकते। तो ये जरा हल्की दलील हो जाती है। यकीनन सब पे लागू होना चाहिए। मैं अकबर साहब ये तहरीक इंसाफ की दलील की बात नहीं कर रहा, मैं तो पेशावर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। अगर 2 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन से कहते हैं, तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, वहां पर जजेस इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि भाई एक पार्टी का तो पोस्टमार्टम चल रहा है, बाकी पार्टीज भी आ जाए। और मैं एट दिस पॉइंट इन टाइम इसलिए ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि बाकी तमाम तर पार्टीज को आज इस पे एतराज है जो पेशावर हाई कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है कि क्यों आपने ये जो बल्ले का निशान है वो पीटीआई को वापस कर दिया। तो मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं कि अगर कोर्ट नहीं कह दिया इलेक्शन कमीशन से तो फिर क्या होगा? बाकी पार्टीज का क्या बनेगा? देखिए, उस मिल से तो हमें गुजरना है। अब इसका फैसला कैसे आता है, क्योंकि ये मामला मेरा नहीं ख्याल कि डबल बेंच तक महदूद रहेगा। मेरे ख्याल में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और फाइनलिटी वहां पे आएगी। अब सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलात को, मेरी इस्तदा ये है जो मैंने इलेक्शन कमीशन से की थी कि नजरिया जरूरत को दफन कर दे। नजरिया जरूरत ने हमारे जो सियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
आप जो कावानीन मौजूद हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कि हर सियासी जमात का कारकुन का यह हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे, उसका मजाक बनता रहा है। आज तक तमाम सियासी जमातों ने बनाया, पीटीआई ने भी यही दलील दी कि जी ऐसा ही इलेक्शन नून लीग करती है, ऐसा ही इलेक्शन पीपल्स पार्टी करती है। इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए। जमहूरियत की आपकी बुनियाद जब तक मजबूत नहीं होगी, एक खोखला जमहूरी निजाम चलेगा जो अवाम के मसाइल हल नहीं करेगा। अच्छा, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगा अकबर साहब, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगा कि पीटीआई से बल्ला ले दिया जाए, नून लीग से शेर का निशान वापस हो जाएगा, पीपल्स पार्टी से तीर का, फिर इलेक्शंस हो गए, फिर क्या होगा सर? देखिए, अब मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये तो एक रेलम ऑफ स्पेकुलेशन में आ जाता है। मेरी सिर्फ एक सिंपल सी सदा है और ये हायर जुडिशरी के लिए है, एंड राइट अप टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ये एक क्रिटिकल मोमेंट है। इस वक्त नजरिया जरूरत के मुताबिक ना चले कि चूंकि ये है तो हमने ऐलान कर दिया, तो अब अगर कानूनी तौर पे एक तकाजा पूरा नहीं किया गया, कानून लागू करे। अगर बाकी जमातों के भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, उन पे भी लागू करे। अगर हेवंस विल नॉट फॉल, ये पाकिस्तान की राय निजात है जमहूरियत के लिए। इस पे रास्ते पे चलें, आपकी जमहूरियत मजबूत होगी, आपके मसाइल हल होंगे, आपके पास एक अच्छी क़यादत सामने आएगी। प्रिंसिपली आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, आपकी जो प्रेयर है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूं सर कि बहुत नाजुक सूरत हाल हो जाएगी, सबसे इंतखाबी निशान छीने जाएंगे तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे? आज ही इलेक्शन स्केड्यूल रिवाइज हुआ है सर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का। वो तो आपने एक मफरूजे पे कहा कि जी सबसे ले लिए जाएंगे, लेकिन वो तो वैसे चलिए आप बताइए सर, क्या बनता नहीं है वैसे? क्या बाकी तमाम जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बिल्कुल फेयर होते हैं? ठीक है, बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। मैंने तो कहा है कि स्टेज पे बुला के नामजदगियां होती हैं और वो जिस तरह पीटीआई ने किया था, कबूल है कबूल है कबूल है के नारे लगवाए चंद दर्जन लोगों से, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन। आपकी बुनियाद जमहूरियत की इसी वास्ते खोखली है। आपने देखा नहीं कि जब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, तो कुछ सियासी लीडरों ने कहा यह अनडेमोक्रेटिक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी के हक में फैसले को अनडेमोक्रेटिक क्यों? क्योंकि वो जो फैमिली कंट्रोल है, वो जो इंडिविजुअल कंट्रोल है सियासी जमातों में। आपने अभी लिस्टें नहीं देखी जिसमें नामजद किए गए उम्मीदवारों को, खासकर रिजर्व सीट में, खासकर खवातीन में, खानदान, रिश्तेदारियां, कहाँ है मेरिट, कहाँ है वर्कर, कहाँ है खवातीन की जो शिरकत है सियासी जमातों में होती है? उनकी कोई कदर करता है? उनको सिर्फ डंडे खाने के लिए रखा हुआ है, जेल में डालने के लिए रखा हुआ है क्योंकि चंद लोगों ने इख्तिदार में आना है। ये बुनियाद है। आप बुनियाद ठीक करेंगे, पाकिस्तान की जमहूरियत आगे फलेगी फूलेगी, एक इमारत बनेगी। वरना मैं पहले दिन से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, आप 10 इलेक्शन करा ले, यही रिसाइकलिंग ऑफ पॉलिटिकल वेस्ट होगा, इट विल नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। अच्छा अकबर साहब, मुझे बताइए नौरीन क्यों रो रही है? नहीं, उन्होंने खुद वजाहत कर दी। देखिए, जो एक शख्स होता है वो उनके बकौल 1999 से पीटीआई में ख़वातीन के हवाले से कराची में उन्होंने बड़ी खिदमात है, इस्लामाबाद में बड़ी खिदमात है, शायद अभी भी उनके पास कोई ओहदा था मौजूदा उसमें। तो जिन्होंने खलूस से किसी जमात के लिए अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साल वक्फ कर दिए हों और अचानक किसी सियासी मसलत के तहत आपको ये कहा जाए कि आप पार्टी के मेंबर नहीं हैं, तो दुख तो होता है ना। तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने जब उन्होंने ये अपना प्रेजेंट किया अपना केस, चलिए वजाहत का शुक्रिया अकबर साहब, लेकिन मुझे लगा कि शायद नौरीन यहाँ इस्तारा है नून लीग का या बाकी तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रैक्टिकली इस वक्त रो तो नहीं रही, मतलब, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि तनकीद कुछ इतनी ज्यादा है कि गमो गुस्सा इस कदर है कि किसी भी वक्त आंसू छलक जाएंगे। या ईरान होता पता क्या है, जब आपके खिलाफ किसी के खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो रोने लग जाता है, उसके खिलाफ फैसला आता है वो रोने लग जाता है, और हकीकत में अवाम रो रहे हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि उनके मसाइल की तरफ किसी को तवज्जो नहीं है। उनके महंगाई का कोई हल नहीं किसी के पास आ रहा है क्योंकि वो सलाहियत ही नहीं है। ना वो रोजगार लोगों को दे सकते हैं, ना इकोनॉमी को बहाल कर सकते हैं, ना पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ा सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल है। आप देखिए सिंगापुर जो है 60 लाख की आबादी, $950 अरब सालाना उसकी एक्सपोर्ट्स है। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी, $32 अरब से हम आगे नहीं गए। आज बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, उसके रिसोर्सेज देखे हमारे देखे, वो 55 बिलियन पे उनकी एक्सपोर्ट चली गई। बिल्कुल ठीक है अकबर साहब, प्रिंसिपली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक सर। अकबर इस बाबर साहब मानी रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, नून लीग इस पर बात तो कर रही है, कागज भी लहरा रही है,
दलाइल भी रख रही है, कोर्ट क्यों नहीं जाते, नून लीग से जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। पीटीआई समेत उसकी सियासी मुखालिफ जमातों और अब खुद इलेक्शन कमीशन के लिए सबसे बड़ा मसला बल्ले का बैलेट पेपर पर होना बना हुआ है, जिसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 रोज की तकरीबन सोच विचार के बाद यह फैसला किया है कि इस फैसले को जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से आया है, इसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को लेकर पेशावर हाई कोर्ट जा रहा है, तो सवालात तो बहुत सारे उठते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें क्या कोई सियासी फरीक बनने की ठान चुका है, क्या फरीक बनने का तासुर नहीं होगा, क्योंकि गुज़श्ता रोज हमारी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मशवरा दिया था। वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं कि अगर ये डिवीजन बेंच वालों के जो ऑनरेबल दो जज बनेंगे सुनने के लिए डिवीजन बेंच बनेगा, अब उन्होंने ये कह दिया कि बाकी सियासी जमातों को भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड पेश किया जाए, तो फिर एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलेगा और आपका 8 फरवरी का इलेक्शन भी मुतासर होने हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया मशवरा तो सामने है, लेकिन आज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बल्ले के निशान से खाइफ क्यों है। बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर अहमद शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, क्या शेर बल्ले से खौफजदा है या खाइफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पॉलिटिकल पार्टी ने, अगर हम इलेक्शनों से ही खौफजदा हैं तो हमें किसी भी पार्टी को पार्टी का लेने का हक नहीं है। पार्टियों का तो काम यही है कि हम आवाम के पास जाएं और आवाम जिसको भी वोट दे उसको तस्लीम करे, और कोई किसी से खौफजदा नहीं है। जो आइनी सूरत हाल है आपके सामने है। दो आइनी इदारे, इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और जो पेशावर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच है वो भी बिल्कुल अदालत है। तो दोनों इदारों में आपस में इख्तलाफ है, और जो फाइनल अभी इलेक्शन कमीशन नहीं, तो दोनों इदारों का आपस में इख्तलाफ है। नून लीग क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की मानिंद लग रही है? फिर इसमें नून लीग को एतराज किस चीज़ का है? पीटीआई को बल्ले का निशान मिलने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इल्जामात की बौछार हो रही है, इज इट जस्टिफाइड सर? देखिए, बात अभी तो फैसला ही नहीं हुआ ना। दो इदारों का मैंने आपसे कहा कि इख्तलाफ है, चला जाए इलेक्शन कमीशन। सर जब फैसला ही नहीं हुआ तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है? में ही जाएंगे। फिर फैसला देने वाले जज की किरदार कुशी क्यों हो रही है सर, अगर फैसला हुआ ही नहीं तो? किरदार कुशी किसी भी जज की नहीं होनी चाहिए। बात है कि फैसला जो होगा वो सबके सामने आ जाएगा। फैसला सही होना भी चाहिए और सही होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और देखिए, पाकिस्तान, हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, और हर एक को करना चाहिए। अगर ये नहीं किया जाएगा ना तो पाकिस्तान चलेगा कैसे, आप मुझे बताइए। अब इलेक्शन बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये बात अपनी क़यादत को भी समझाइए ना सर। आज कामरान हयात खान मियां खेल, जो ऑनरेबल जज है पेशावर हाई कोर्ट के, उनसे मुताल्लिक पेपर्स लहराए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उनका ताल्लुक इस्टेब्लिश किया गया पीटीआई के साथ, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इस्टेब्लिश किया गया। तो ये तो सर आपको अपने लोगों से कहना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ से पार्टी सदर ने भी कल यही बातें की। ये मेरा तो पार्टी के अंदर कोई ये आपस में हमारा इंटरेक्शन तो नहीं होता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जब इलेक्शन कमीशन खुद ही जा रहा है वही पेशावर हाई कोर्ट में, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। हम बजाय कि हमने भी ये वतीरा कर लिया ना, ये मीडिया ने भी, कि एक दूसरे के इख्तलाफात को ही उभार रहे हैं। हमारा मुल्क इख्तलाफात ही की वजह से डाउन हुआ है। आज आपने किया होता ना, पढ़ रहा था इंतजार तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो वर्ल्ड की रिपोर्ट है ना, एक मेरी बात सुन रहे ना, एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो दुनिया की है, 190 मुल्कों में हमारी पोजीशन है 162 हो गई है। ये क्या वजूहत है? हमारी अदलिया की पोजीशन आपके सामने है, जो अदलिया की दुनिया में रैंकिंग है। हम तमाम इदारों को जब तक हम फैसले ऐसे करें जो नजर भी आए ना कि सही फैसले हो रहे हैं, स्पॉटलाइट तो आप डालते हैं ना इसके ऊपर, एक इदारा दूसरी इदारे की। सर यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आपको एहतराम करना चाहिए ना फिर अदालत के दिए गए फैसलों का। अगर उन पर एतराज है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाइए। अगर आपको जज साहब के ऊपर एतराज था तो बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आप कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाते तमाम तरह एविडेंसेस और बताते कि जज साहब का पॉलिटिकल ताल्लुक है पीटीआई के साथ। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इदारा है,
उसका एहतराम होना चाहिए, कोर्ट्स का भी एहतराम होना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन अब जा रहा है तो इसमें तो कोई बजाय हम इस बात को उछालने का इंतजार कर लें 2-4 दिन, जो फैसला हो जाएगा। ये समझ नहीं पा रहा कि ये मशवरा आप किसको दे रहे हैं? ना ये मशवरा पार्टी सदर को दे रहे हैं कि इंतजार कर लेते हैं बजाय इसके कि स्टेटमेंट देते? ये मशवरा आप मरियम नवाज साहिबा को दे रहे हैं कि ट्विटर हैंडल के ऊपर? सर बहुत दुश्वार है जालिम का पंजा मोड़ना, लेकिन बहुत आसान है मजलूम को इल्जाम दे देना। मीडिया का इसमें क्या ताल्लुक है सर? तो मीडिया इतना, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में मीडिया ही है जो तमाम इख्तलाफात को उभार रहा है। वो भाई कहीं ना कहीं सेटल करें, मुल्क को आगे बढ़ाएं। शहबाज शरीफ साहब को गुज़श्ता रोज मीडिया टॉक करने का मीडिया ने कहा था कि आप मीडिया पे आइए। हमारा बना क्या, हमारे मुल्क का मरियम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट की है वो मीडिया ने कहा है। पॉलिटिशियंस को भी आप अगर मुझे एक्सप्लेन करने देना, मेरा प्रोग्राम ले रहे हैं, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी ना बात। देखिए हम सबको ये करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमें एहतराम करना चाहिए और मीडिया को भी, सबको एहतराम जब तक एक दूसरे का नहीं करेंगे, जो नाम्स हैं उनके मुताबिक नहीं होगा, एक इख्तलाफात को ही उभारते रहेंगे तो ये तो होता रहा ना, पिछले 5 साल होता रहा, चोर डाकू होता रहा। रिजल्ट क्या निकला? आप सिर्फ रिजल्ट, आम आदमी कहाँ रह गया? बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव रिजल्ट, बिल्कुल अच्छा नहीं निकला। कानूनी तो फिर मुझे सर इस सवाल का जवाब दे देना कि आज जो कर रहे हैं आप, आज जो आप कर रहे हैं वो तो चलिए जो करते थे वो अपने दौरे हुकूमत में करते रहे, चोर डाकू होता रहा। आज आप जो कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है? अब मुझे क्लियर आपकी बात सुनाई नहीं दी, रिपीट कर लें प्लीज। जी मैं लेट मी रिपीट सर, मैं ये कह रहा हूं कि कल तक जो तहरीक इंसाफ कर रही थी, चले वो जस्टिफाइड नहीं था, किसी को चोर कहना, डाकू कहना, टेबल पे ना बैठना, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का यकसू ना होना, चलिए वो बातें पुरानी हो गई। आज जो आप कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, जजेस की किरदार कुशी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, मीडिया टॉक्स, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो हर्जा सराई हो रही है, क्या ये दुरुस्त अमल है? क्या आपको भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जाना चाहिए बजाय इसके कि मीडिया टॉक्स करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सबूत रखें, नहीं अदालत में ले जाएं? नहीं, हमारा तो तल्लक अदालत में जाने का नहीं है। जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन, ना ही इलेक्शन कमीशन के फैसले पे ही कोई होना चाहिए आपस में इस किस्म की बात थी, तो ना ही अदलिया के फैसले में होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि इवेंचुअली फैसला आ जाने देना। सब मैं जो मशवरा दे रहा हूँ सबको दे रहा हूँ, अपने पॉलिटिशियंस को भी दे रहा हूँ और मीडिया को भी दे रहा हूँ कि मुल्क को चलाएं। ये मामलात मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम कोई भी पार्टी देखिए उसका फैसला होगा, वो कहेगा नहीं जी मेरी फेवर, जिसके फेवर में होगा वो कहेगा फलां अदलिया ठीक है, फलां गलत है। तो हम अपने इदारों को कहाँ पहुँचा रहे हैं? दोनों आईनी इदारे हैं ना। आपका क्या इलेक्शन कमीशन आप देख लीजिए इंडिया में कितना मजबूत है वो इलेक्शन कमीशन। अच्छा मुझे शेख साहब ये बताइए कि बल्ले का निशान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या? यानी दीगर पार्टीज के लिए कंटेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 7वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ चिन्योट से। मैं तो वेलकम करूंगा कि बल्ले का निशान, बगैर उसके क्या मैं कंटेस्ट करूँ? आ जाए ना, तो सब तो मदाई कोई लेने को तैयार नहीं है। बल्ले का निशान ले लेना, मेरे इलाके में आपको, आप तशरीफ लाएं, मैं आपको फिराता हूँ। कोई कैंडिडेट लेने को तैयार नहीं है बल्ले का निशान। आप जो मीडिया में इतनी उछाल रहे हैं ना कि वो बहुत पॉपुलर है, ये सर्वे आ रहे हैं, हमें तो ग्राउंड रियलिटीज तो ये नजर नहीं आ रही। अब होना चाहिए बल्ले का निशान होने में मुझे तो कोई इतराज नहीं है। अगर आए तो अच्छी बात है। जी बताइए। मैं कह रहा हूं कि सर फिर ये लड़ाई किस बात की है? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किस चीज की है? कंटेस्ट करने दे बल्ले के निशान पे उनको, क्या हुआ? हाँ तो मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ ना, जो फैसला हो जाएगा, आज अपील में जा रहे हैं, जो फैसला हो जाएगा वो फैसला ठीक है। देखिए इंसाफ पे फैसला होना चाहिए ना, जो फैसला दुरुस्त होगा वो आज सामने आ जाएगी बात, जो लार्जर बेंच पेशावर हाई कोर्ट का सुनेगा। फिर अच्छा ये ना हो सर कि पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस फैसले को सुने या कोई लार्जर बेंच इसके ऊपर सुने और वो ये कहे बाकी पार्टीज के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की डिटेल्स भी ले आए, तो पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक मामला महदूद था, फिर बाकी पार्टीज का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और जो पार्टी का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सवालात उठ गए और पोस्टमार्टम शुरू हो गया। आपकी आवाज असल में बड़ी कट के आ रही है, मुझे नहीं पता मेरी आवाज आपको सही जा रही है। आपकी आवाज बिल्कुल दुरुस्त आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है सर। इट्स लाउड एंड क्लियर है। मेरे पास आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, लास्ट मिनट है मेरे पास शेख साहब। मैं कह रहा हूं कि ये ना हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको चैलेंज करते करते बाकी पार्टीज जो है अपने इंतखाबी निशान से भी हाथ धो बैठे। मेरे ख्याल में सेटलमेंट हो जाए। देखिए बात है इलेक्शंस की, हम सब पार्टियों को मिलकर ना
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए, मिल बैठ के ना एक दूसरे से मुल्क के लिए सोचना चाहिए। लोग कहाँ पहुँच गए, 9.5 करोड़ बंदा 24 करोड़ में गुर्बत की लकीर के नीचे चला गया है। चाइना ने 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है। हम आपस में इसी बातों पे लड़ रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा हमारा इख्तलाफ। भाई चार्टर ऑफ इकानमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, मुल्क को के लिए सोचें। जो हालत अभी है, कितनी मुश्किल से तो डिफ़ॉल्ट बचा है हमारा, और IMF की मिन्नतें करनी पड़ी हैं ताकि वो, हम करना क्या चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ तसल ख़त्म ही नहीं हो रही। सबको बैठना चाहिए, होश के नाखन लेने चाहिए। शेख साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। जो हालत हमारी है, यही तो हम आपसे पूछते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जिम्मेदार भी आप मीडिया को ठहरा दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो MQM, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने सदर की सदारत में पहुंची कराची में, लेकिन MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर अभी भी डेडलॉक है। क्या वजह है, MQM से जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। इस वक्त MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर अरशद वोरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि लीगी वफ्द की मुलाकात पीर पगारा की GDA से भी हो गई, JUI के साथ भी मामला तय पा गए। क्या MQM पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला हवा में मुअल्लक है? ये तो नहीं कहूँगा रेहान कि ये हवा में मुअल्लक है, और अभी डिस्कशन हो रहा है इस पे। इस तरह कि आज उन्होंने बयानिया भी दिया है, वो भी यही है कि वी आर ऑलरेडी इन मीटिंग्स, और इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में जो भी डिसीजन होगा वो सामने आ जाएगा आप लोगों के। तो इट्स मैटर ऑफ ओनली 1 सीट, देयर आर अदर सीट्स आल्सो। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं समझता हूँ। नहीं, अगर इशू था तो वो सिर्फ NA 242 में था। 242 ही का तो इशू है। 242 का इशू ये है कि मुस्तफा कमाल ने जब वहाँ पर बाई इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त मुस्तफा कमाल ने उसी कर दिया था आज से 1.5-2 साल पहले कि मैं आइंदा इलेक्शन भी यहीं से लड़ूंगा। उसके बाद तकरीबन अगर हम दिन गिनते हैं तो 1500 से 1600 दिन मुस्तफा कमाल ने एक एक दिन वहाँ गुजारा है। उनके इलाके के लोगों से मिलना जुलना, इलाके में वक्त गुजारना, और फिर इलाके के लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करना। अच्छा चलिए, दिस इज वेयर द डेडलॉक लाइज ना। देखिए मुस्तफा कमाल साहब से मुतालिक तो आपने बता दिया, इससे पहले कंटेस्ट किया, फिर उन्होंने काम किया हुआ है, लोगों को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ उनका राब्ता है। अब शहबाज शरीफ साहब क्यों इंटरेस्टेड है, ये नून लीग क्यों इंटरेस्टेड है कि इसी हल्के से कंटेस्ट करना है? लेकिन नून लीग इसलिए इंटरेस्टेड है कि नून लीग में पहले जो है इन्होंने यहाँ से, शहबाज शरीफ ने पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, और वो जो इलेक्शन फैसल वाडा 2018 में हारे थे, तो वो फैसल वाडा के अगेंस्ट कुछ मेरे ख्याल से 500 वोटों से हारे थे। तो दैट इज व्हाई दे थिंक इट इज देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पे वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये उनकी सोच है, और किसी की सोच पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते। वहाँ के लोकल लोग, अगर MQM के पास कैंडिडेट पंजाब में है, तो MQM के पास पंजाब में लाहौर के लोकल लोग हैं, फैसलाबाद के लोकल लोग हैं, झेलम के लोकल लोग हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो इसी तरीके से ठीक है, शहबाज शरीफ साहब एक बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं, और उनकी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि मे बी इट इज द पॉलिसी ऑफ नून लीग कि कराची से उनका कोई मेजर कैंडिडेट लड़े। But things are under discussion, and as I said, it will be clear in 2-3 days. यानी अलायंस का बुनियादी मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में काउंटर फाइट करना है। अदरवाइज क्योंकि आइसोलेशन में नून लीग और MQM की अगर सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद की बात की जाए तो इसकी कोई बहुत ज्यादा फिजिबिलिटी दिखाई नहीं देती है। नहीं, देखें फिजिबिलिटी क्यों नहीं दिखाई देती, बात यह है कि पीपल्स पार्टी हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव जो है ना, पीपल्स पार्टी को सिंध, हमें पता है कि पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा सीटें नहीं ले सकती, पूरे पाकिस्तान से सिंध से सीटें ले सकती है। पीपल्स पार्टी के पास कोई रिप्रेजेंटेशन KPK में नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन एज सच बड़ी पंजाब में नहीं है, कोई बड़ी रिप्रेजेंटेशन एज सच बलूचिस्तान में नहीं है, न GB में है। तो फिर असल जो पीपल्स पार्टी जो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 15 साल पीपल्स पार्टी ने अगर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद वोरा, MQM पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की नवीद है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। महीने का इख्तिताम है और पाकिस्तानी अवाम की नजरें इस बार फिर हुकूमत पर टिकी हैं कि शायद उनकी मन की मुरादें पूरी करें और दोबारा से पेट्रोल सस्ता हो, और पेट्रोल सस्ता होने की कोई सबील भी हो सके। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि 15 दिसंबर को जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ 14 रुपये की कमी आई थी, पेट्रोल की कीमत 14 रुपये कम हो गई थी, तो उस वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $85 फी बैरल से कम होकर $80 फी बैरल पे आ गई थी। $80 फी बैरल से कम हो गई थी। अब भी कीमतें कम तो हैं, लेकिन ब्रेंट क्रूड $80 फी बैरल पर आ गया, यानी पहले से कीमतें
कुछ बड़ी लूट की। तो इसलिए हमारी मार्केट के अंदर लोकली अब हुकूमत पेट्रोल की कीमत को कम करती है या नहीं करती है, हुकूमत पे मुनहसर है। अगर वो मार्जिन देना चाहें तो कहीं 2, 3, 4 रुपए की कीमत कम तो हो सकती है, बट कभी इम्कानात ये हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ही रहेगी। लेकिन ये हुकूमत पर मुनहसर है कि हुकूमत नए साल की आमद पे पाकिस्तानियों को खुशखबरी भी दे सकती है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।